अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज हम स्टैंडर्ड वेल्डिंग सैम्पल्स फॉर वेल्ड एंड वेल्डिंग जॉइंट्स लेकर आपके सामने हाज़िर हैं। ये जो स्टैंडर्ड वेल्डिंग सैम्पल्स का चैप्टर है, ये मेटलर्जी थर्ड ईयर जिसका कोड MW322 एडवांस वेल्डिंग चैप्टर नंबर 5, जबकि सेम लेक्चर मेटलर्जी फर्स्ट ईयर MW102 थ्योरी ऑफ वेल्डिंग एंड फोर्जिंग का है। ये लेक्चर जॉइंट लेक्चर है। आज हम देखेंगे कि जो हमारी वेल्डिंग है और जो वेल्डिंग जॉइंट्स हैं वो हमारी कितने टाइप की हैं, किस किस तरह से जिस वक्त बेस मेटल को आपस में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद हम उनको जोड़ सकते हैं। और एट द एंड इस चैप्टर के अंदर हम ये भी देखेंगे कि स्टैंडर्ड सैम्पल्स होते हैं वेल्डिंग के, वो कौन कौन से होते हैं। जनरली जो वेल्डिंग सैम्पल्स हैं उनका इस्तेमाल करने के कुछ ख़ास मकासद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पाकिस्तान के अंदर वेल्डिंग कर रहे हैं किसी नॉर्मल सी शॉप के ऊपर, किसी वर्कशॉप के ऊपर, वहाँ पर किसी किस्म के स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी किस्म के स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिस में नहीं लाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर पाकिस्तान में ही आप किसी अच्छी इंडस्ट्री के अंदर वेल्डिंग करते हैं तो इवन वहाँ पर भी कुछ जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। अगर आप बात करते हैं किसी मल्टीनेशनल इंडस्ट्री की जहाँ पर वेल्डिंग की जा रही है, तो वहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ही परफॉर्म की जाती है। ना सिर्फ जो स्टैंडर्ड है वो प्रैक्टिस बताता है, बल्कि वो ये भी बताता है कि आपने वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी जगह का इंतखाब करना है। अब एक वर्क पीस है, उसको आपने सामने से वेल्डिंग करना है, दूसरा वर्क पीस है उसको आपने उसकी बैक साइड से वेल्ड करना है। एक इसी तरह का कोई एग्जांपल के तौर पर आप ले लें कि आपने उसको टॉप साइड से वेल्ड करना है। मैं अगर आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर बताऊं तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक पीस है, जबकि दूसरा पीस आपका ये है। अगर आप इनको आमने सामने रखते हैं तो ये आपका बट जॉइंट बनाएगा। अब बट जॉइंट के लिए ख़ास करके स्टैंडर्ड के अंदर एक सैम्पल इस्तेमाल किया जा रहा होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, हम इसको ऊपर नीचे रखते हैं तो ये आपका लैप जॉइंट बनेगा। लैप जॉइंट के लिए ख़ास किस्म का सैम्पल इस्तेमाल किया जाएगा। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बट जॉइंट के लिए जो सैम्पल पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है वो अमेरिका, USA, जर्मनी या किसी दूसरे मुल्क के अंदर ना इस्तेमाल किया जा रहा हो। इफ़ वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड्स, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टैंडर्ड हर जगह पर सेम होगा। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, जो कि आपके अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी वालों ने हमें दिए हुए हैं, या जो आपके ANSI वाले हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन की स्लाइड है इसके अंदर बेसिकली यही बताया गया है। द अमेरिकन सिस्टम ऑफ सिम्बलाइजेशन इज़ द AWS सिस्टम। जो अमेरिकन का सिस्टम है सिम्बलाइजेशन का, जो कि सिम्बल्स वेल्डिंग के प्रोवाइड करता है, बेसिकली वो AWS सिस्टम के थ्रू ही काम कर रहा है। फार्मूलेटेड बाय द अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। बेसिकली ये जो सिम्बल्स हैं ये AWS वालों ने ही फार्मूलेट किए हैं, उन्होंने ही बनाए हुए हैं। ऑल AWS स्टैंडर्ड्स कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड आपको AWS के अंदर मिलते हैं ये ANSI के थ्रू ही पास होते हैं और NSE के थ्रू ही निकलते हैं। जनरली इसको हम डेजिग्नेट कर सकते हैं ANSI के थ्रू भी, अभी इसी तरह से हम इसको AWS के थ्रू भी डेजिग्नेट या पहचाने जा सकते हैं। दिस सिस्टम बिकेम वाइडली यूज थ्रू द वर्ल्ड मेनली बिकॉज ऑफ द ऑयल इंडस्ट्री एंड टुडे इज़ यूज बाय अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड इंडस्ट्री, वेल्डिंग इंडस्ट्री। मतलब जैसे जैसे शुरू में उन्होंने ये सिस्टम बनाया, ये स्टैंडर्ड बनाया, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो मकबूलियत है उसके अंदर इजाफ़ा होता रहा और आज ये आलम है कि आपके ये स्टैंडर्ड्स दुनिया के आधे से ज़्यादा हिस्से में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसमें कुछ दो राय है कि किसी जगह पर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं जो वो इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, जबकि किसी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चाइना है वो अमेरिका के स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता, जर्मनी जो है वो भी अमेरिका के स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता, ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं करता, उनके अपने स्टैंडर्ड्स भी है। इसी तरह से जो ब्रिटिश हैं अक्सर औक़ात वो भी वेल्डिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं अपने ही इस्तेमाल करते हैं।
It is important to appreciate the purpose of welding symbols, which is mainly to transmit information from the designer to the one or more person along the quality system network. अब जो वेल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म की जाती है वो एक सिंगल पर्सन तक महदूद नहीं होती है, या उसकी जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो एक बंदे तक महदूद नहीं होती है, बल्कि वो एक पूरा एक साइकिल होती है जो एक डिज़ाइनर से लेकर वेल्डर तक पहुंचती है। डिज़ाइनर से लेकर वेल्डर तक जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं करती है, बल्कि उसके दरमियान में कुछ लिंक्स होते हैं, उन लिंक्स तक भी इन्फॉर्मेशन का पहुंचना ज़रूरी है। मैं अगर मिसाल के तौर पर आप लोगों को समझाऊं तो एक डिज़ाइनर है जिसने वर्क पीस को डिज़ाइन किया है, वो आपको ये बताएगा कि आपने इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से वेल्डिंग परफॉर्म करनी है। अब जो डिज़ाइनर है वो जिस वक्त आप लोगों को बताएगा तो वो ज़ुबानी नहीं बताएगा आपको, वो कुछ ड्रॉ करके बताएगा। उसने कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, उसने शीट्स का इस्तेमाल करना है, उसने ड्राइंग्स का इस्तेमाल करना है, जिसके थ्रू वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली डिज़ाइनर की जो रिक्वायरमेंट है वो आप तक सही किस तरह से पहुंचेगी, वो पहुंचेगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जो इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए। दिस इंक्लूड द वेल्डिंग इंजीनियर, वेल्डिंग सुपरवाइज़र, वेल्डर इंस्पेक्टर, वेल्डिंग इंस्पेक्शन पर्सनल एंड इंस्पेक्टर्स। ये सारे के सारे लोग जिसके अंदर आपके वेल्डिंग इंजीनियर शामिल हैं, वेल्डिंग सुपरवाइज़र शामिल हैं, वेल्डर्स, इवन ख़ुद वेल्डर शामिल हैं, या जो इंस्पेक्शन करने वाले पर्सनल जिन्हें हम इंस्पेक्टर कहते हैं वो शामिल है। सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ वेल्डर और जो डिज़ाइनर है उस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये पर्सनल्स भी उसके अंदर शामिल होते हैं। In many cases it would be unfair to expect the designer to provide all the information possible for the welding samples without the help of the welding engineer possible from other welding and inspection personals। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक इन्फॉर्मेशन आपको डिज़ाइनर के थ्रू आ रही है वो आप तक ठीक पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी स्टैंडर्ड को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन डिज़ाइनर वेल्डर तक पहुंचाना चाहता है वो वेल्डिंग इंजीनियर के थ्रू या वेल्डिंग इंस्पेक्टर के थ्रू या किसी और पर्सनल जो कि सुपरवाइज़र है उसके थ्रू वेल्डर तक पहुंच रही है, उसमें अगर किसी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो इसके बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत पहुंचे। अब अगर गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो फिर डिज़ाइनर ने जो चीज़ बनानी है या डिज़ाइनर जो चीज़ डिज़ाइन कर रहा है उसके मुताबिक वो इक्विपमेंट तैयार नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि आप लोग स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करें। बेसिक वेल्डिंग जॉइंट सैम्पल्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो जॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं और उनके जो सैम्पल्स हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। अ वेल्ड जॉइंट रेफर टू हाउ द पार्ट टू बी जॉइंट और असेंबल्ड प्रायर टू वेल्डिंग। जो वेल्ड जॉइंट है वो क्या है कि आपने दो पीसेस को वेल्डिंग करने से पहले किस तरह से जोड़ना है। आमने सामने रख कर जोड़ेंगे तो और जॉइंट बनेगा, ऊपर नीचे रख कर जोड़ेंगे तो और तरह से बनेगा, अगर आप इनके एजेस को जोड़ेंगे तो और तरह से बनेगा, अगर किसी तरह से फॉर्मेशन डिफरेंट बनाएंगे तो जो वेल्ड का जॉइंट है उसका नाम कुछ और रखा जाएगा। जनरली देयर आर 5 बेसिक टाइप्स ऑफ जॉइंट्स यूज्ड इन वेल्डिंग। एज़ यू नो कि जो वेल्डिंग है उसके अंदर 5 बेसिक जॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से वो जॉइंट्स हैं? वो हैं बट जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर, टी और इसी तरह से एज जॉइंट। द मेटल टू बी जॉइंट इज़ कॉल्ड बेस मेटल। जिस मेटल को हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मेटल आपकी, इसको हमने ज्वाइन करना है तो इसको हम क्या नाम देंगे? बेस मेटल का। इफ़ द पार्ट टू बी वेल्डेड ऑन नॉन मेटल इट इज़ कॉल्ड बेस मटेरियल। अगर जो पार्ट आपने ज्वाइन करना है वो मेटल का नहीं है तो फिर हम उसको बेस मेटल नहीं कह सकते, हम उसको क्या नाम देंगे जी? बेस मटेरियल का नाम देंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वर्क पीस, और वर्क पीस को हम वर्क पीस के नाम से भी जान सकते हैं और वर्क सिंपली वर्क भी कह सकते हैं। द एज ऑफ द बेस मेटल आर ऑफन मशीन screwed, gauged, flame cut और bent to prepare them for welding। आप लोगों ने काफ़ी सारे जो वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं वो स्टडी किए हैं। जिस वक्त आप लोग वेल्डिंग प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं तो उसमें शुरू के अंदर एक स्टेप आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले आप लोगों ने वर्क पीस को तैयार करना है। तो जनरली आप लोग जो प्रिपरेशन है बेस मेटल की वो मशीनिंग के थ्रू कर सकते हैं, शेयरिंग के थ्रू कर सकते हैं, गॉजिंग के थ्रू कर सकते हैं, फ्लेम कटिंग, बेंडिंग या इसी तरह से कुछ और मैकेनिकल मीन्स का इस्तेमाल करते हुए वर्क पीस को तैयार करना इंतहाई ज़रूरी है। वेल्ड जॉइंट डिज़ाइन एंड द मेटल थिकनेस यूजुअली डिटरमिन हाउ द जॉइंट इज़ प्रिपेयर्ड। जो आपकी जॉइंट की थिकनेस है, जो जॉइंट का डिज़ाइन है, वो बताएगा बेसिकली कि आपने जॉइंट किस तरह से लगाना है।
सबसे पहले हम बात करेंगे जी बट जॉइंट की। बट जॉइंट आर यूज्ड व्हेन पार्ट्स आर जॉइंट एज टू एज। कॉमन एग्जांपल ऑफ बट जॉइंट आर द डेक प्लेट ऑफ द शिप और द पाइप ऑफ एन ऑयल पाइपलाइन। जो बट जॉइंट है, जिस वक्त हम दो प्लेट्स को वेल्ड करना चाहें और उनको एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने इस तरह से रखें कि उनके एजेस एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, विच इज़ नॉन एज बट जॉइंट। जो बट जॉइंट है उसकी कॉमन एग्जांपल आप डेक प्लेट देखते हैं शिप के ऊपर बनी हुई। इसी तरह से जो दो पाइप्स होते हैं उनको जब आपने सामने रखने के बाद हम जोड़ते हैं तो वो भी आप बट जॉइंट ही उसको नाम देते हैं। बोथ आर असाइंड एंड टू एंड, जबकि दोनों के पार्ट्स होते हैं उनको हमने एंड टू एंड ज्वाइन करना। देयर आर वैरायटी ऑफ बट जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडिंग अपॉन हाउ द एंड ऑफ द पीसेस बीइंग जॉइंट आर प्रिपेयर्ड फॉर क्वालिटी वेल्ड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन बट जॉइंट। The edge of the base metal often requires special preparation before welding। अब स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जो बट जॉइंट है उसकी काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जो बट जॉइंट के फर्दर आगे जॉइंट्स हैं वो काफ़ी सारे हैं। आप लोग अगर बट जॉइंट के थ्रू वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग आपकी किस सूरत में अच्छी होगी? जिस सूरत में आपने उस बेस मेटल की जो सरफेस प्रिपरेशन है वो अच्छी की होगी। ये डायग्राम्स आपके सामने ओपन हुई हैं, जिसमें सबसे जो ऊपर वाली डायग्राम है ये आपको बता रही है कि दो प्लेट्स को किस तरह से हमने आमने सामने रखना है। मैंने अभी बात की थी जी जो बट जॉइंट उसकी काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तकरीबन ये 12 कॉन्फ़िगरेशन की डिफरेंट आपके सामने डायग्राम्स बनी हुई हैं। जो सबसे पहली और सिंपल इसमें कॉन्फ़िगरेशन है विच इज़ नॉन एज सिंगल स्क्वायर ग्रूव वेल्ड। इसी तरह से अगर आप इसके साथ वाली डायग्राम को देखें तो विच इज़ सिंगल बेवल ग्रूव है। अगर आप देखें एक प्लेट को आपने तिरछा काटा हुआ है और ऊपर से भी काटा हुआ है और नीचे से भी काटा हुआ, तो विच इज़ नॉन एज डबल बेवल ग्रूव। एक प्लेट को छोड़कर अगर आप दोनों प्लेट्स के ऊपर ग्रूव्स बनाते हैं तो वो आपको वी की शक्ल देती है, तो विच इज़ नॉन एज सिंगल वी ग्रूव। इसी तरह से अगर आप सिंगल साइड पे नहीं बल्कि दोनों साइडों पर ग्रूव बनाना चाहते हैं ताकि आपकी पेनिट्रेशन अच्छी से अच्छी रहे, बट जॉइंट लगाते हुए आप ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों प्लेट्स के ऊपर ऊपर से भी और दोनों प्लेट्स के ऊपर नीचे से भी ग्रूव्स बनाए, तो विच इज़ कॉल्ड डबल वी ग्रूव। सिमिलरली जो जे है, आप अगर जे शेप एक प्लेट के ऊपर ग्रूव बनाते हैं तो विच इज़ नॉन एज सिंगल जे ग्रूव। और अगर आप एक प्लेट का इस्तेमाल करते हुए प्लेट की दोनों तरफ जे बनाते हैं तो विच इज़ नॉन एज डबल जे ग्रूव। और अगर आप दोनों प्लेट्स के ऊपर सिंगल साइड के ऊपर जे बनाते हैं तो वो आपका यू बन जाता है। तो इस तरह के जॉइंट को हम सिंगल यू ग्रूव बट जॉइंट का नाम देंगे। और अगर आप दोनों साइडों पर यू बनाते हैं, प्लेट के ऊपर भी और प्लेट के नीचे भी, तो वो आपकी डबल यू ग्रूव बट जॉइंट कहलाएगी। ये सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये डिपेंड करती है कि आपकी जो पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो कैसी है। अगर आप किसी किस्म की कोई ग्रूव नहीं बनाते तो जो पेनिट्रेशन है वो कम होगी उस केसेस में जिस केसेस में आपकी ब्लेड की थिकनेस कम है। अगर ब्लेड की थिकनेस ज़्यादा है तो फिर आप रिस्ट्रिक्टेड है कि आप लोग ग्रूव बनाएं। इसी तरह से जो लास्ट 3 आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशंस बट जॉइंट की नज़र आ रही हैं विच वर नॉन एज फ्लेयर बेवल ग्रूव, सिमिलरली फ्लेयर वी ग्रूव वेल्ड ऑन द अदर हैंड, एज वेल्ड ऑन द फ्लैंज बट जॉइंट।